हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी पीडीएफ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर लीजिए या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब एक्सेस भी आप कर सकते हैं, उससे भी आप कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोड संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हु एज्यूम्ड चार्ज एज इंडियाज न्यू वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? भारत के नए नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस हैं अतुल आनंद, BR कृष्णा, SN घोरमरे या फिर संजय जसजीत सिंह। कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर से संबंधित, स्ट्रैटेजी के संबंधित, तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है, वहाँ हम डेली करंट अफेयर्स क्विज पोस्ट करते रहते हैं। Air forces of India and which other country are scheduled to conduct a joint military exercise COP India at the Klaikunda Air Base in West Bengal? भारत और किस अन्य देश की वायुसेना पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा हवाई अड्डे पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास COP इंडिया आयोजित करने वाली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जानना चाहिए, इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ये दोनों ही 10 अप्रैल से वेस्ट बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाले हैं और जापान इसमें ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएगा। आपको जानना चाहिए, इस एक्सरसाइज का नाम रहेगा कॉप इंडिया। एक्चुअली ये इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के बीच में वार गेम्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल में होंगे, और ये वॉर गेम्स लगभग 4 साल के बाद आयोजित किए जा रहे हैं कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। इससे पहले जो लास्ट एडिशन हुआ था 2019 में हुआ था। आपको जानना चाहिए, भारत की ओर से सुखोई 30 मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट LCA तेजस IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। When is the इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, अप्रैल 5। आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ह्यूमन कंसाइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, अपने विवेक से कैसे काम लेना चाहिए, उसी का महत्व दर्शाया जाता है। आपको बता दें, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा इस डे को 25 जुलाई 2019 को इस्टेब्लिश किया गया था। 2023 में इसका थीम है प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कंसाइंस। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार 2023 में इसका थीम रहा माइन एक्शन कैन नॉट वेट। हु वॉन द मियामी ओपन टाइटल 2023 इन मेंस कैटेगरी? पुरुष वर्ग में मियामी ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, डेनिल मेदवेदेव। देखिए, रशियन टेनिस प्लेयर हैं डेनिल मेदवेदेव। इन्होंने 2023 का अपना चौथा टाइटल जीता है और ये टाइटल है मियामी ओपन का। आपको बता दें, फाइनल में इन्होंने इटालियन टेनिस प्लेयर ज़ेनिक सिनर को हराया है। चलिए बात करते हैं अदर विनर्स की। तो ये अभी मेल कैटेगरी में हुआ है। फीमेल कैटेगरी में जो विनर रही है चेक रिपब्लिक की पेट्रा क्वितोवा रही है। इन्होंने कजाकिस्तान की एलेना रायबकिने को हराया है। मेंस डबल्स में सेंटियागो गोंगालिस और एडवर्ड रोजर वेसलिन ने खिताब जीता। वीमेंस डबल्स में कोको गॉफ और जेसिका पेगुला ने खिताब जीता। हु डिड ग्रेगोरिया मारिस्का
तुंजुंग डिफीट टू विन द विमेंस टाइटल इन द 2023 स्पेन मास्टर्स। 2023 स्पेन मास्टर्स में ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग ने महिला खिताब जीतने के लिए किसे हराया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है पीवी सिंधु। देखिए कि ये क्वेश्चन हो गया और एक इससे पहले वाला क्वेश्चन हो गया, दोनों ही महत्वपूर्ण है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। मैंने आपको कई बार बताया जहाँ भी पीवी सिंधु दिख जाए जिस क्वेश्चन में, वो महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन, चाहे वो हारी हो या उन्होंने जीता हो। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पीवी सिंधु किससे हारी फाइनल में। तो देखिए इंडोनेशिया की प्लेयर है ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग। इन्होंने 2023 स्पेन मास्टर्स में विमेंस टाइटल जीता है। ये मैड्रिड स्पेन में हुआ है और फाइनल में इन्होंने इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को हराया है। बात करें अगर हम मेल कैटेगरी की, तो जापानीज बैडमिंटन प्लेयर केंता निशिमोटो, इन्होंने केंता सुनेयामा जो कि जापान की है, इन्हें हराया है और ये टाइटल जीता है। अदर विनर्स की बात करें, मेंस डबल ही जीतिंग एंड चू हाउजोंग ने जीता चाइना की, और विमेंस डबल लिू सेंगशू एंड तांग निंग ने जीता है चाइना से। मिक्स डबल्स मैथियास क्रिस्टियनसेन और एलेक्सेंड्रा बाउस ने जीता है डेनमार्क। Which of the following has or have recently received the geographical indication tag? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बनारसी पान, रामनगर बंटा, बनारसी लंगड़ा मैंगो या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सही आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। अगर इसमें एक आंसर होता, मान लीजिए बनारसी पान होता, तब हम क्वेश्चन पढ़ते विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली। अब क्योंकि सभी इसमें सही है इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैव, ठीक है, तो इसलिए स्लैश लगाकर हैज़ हैव लिखा गया क्वेश्चन में। इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। देखिए बनारसी पान, ये नाम आप सभी ने सुना है, खाया भी होगा, तो इसको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। इसके अलावा बनारसी लंगड़ा मैंगो, रामनगर बांटा ब्रिंजल और एडम चीनी राइस, ये 3 और प्रोडक्ट हैं जो वाराणसी रीजन से बिलोंग करते हैं और जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है। इस तरह से जो वाराणसी या काशी रीजन है, यहाँ से 22 जीआई टैग प्रोडक्ट्स अब लिस्ट में आ गए हैं। जीआई टैग आप सभी जानते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन, ये होता है एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो कि किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है उसकी पहचान बनाए रखने के लिए कि ये प्रोडक्ट यहीं का है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को आप कहीं और पर लगा नहीं सकते या फिर उसको इस नाम से बेच नहीं सकते। अब मान लीजिए दार्जिलिंग चाय है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कानपुर में जाकर लगाएं और कहें ये दार्जिलिंग चाय हमारे यहाँ मिल बनती है, ठीक है, तो वो एक इलीगल प्रैक्टिस होगा। तो अच्छा, भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वैसे तो कानपुर में होगी नहीं, वो इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ये चेन्नई में है, ये जीआई टैग ग्रांट करता है और किसके द्वारा देखा जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स के द्वारा। What is the total amount of unclaimed deposits transferred by public sector banks to the Reserve Bank of India as of February 2023? फरवरी 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को हस्तांतरित की गई बगैर दावे वाली जमा राशि कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 35,012 करोड़ रुपए। देखिए फरवरी का डेटा है, ठीक है, लेकिन बताया गया है अब अप्रैल में लोकसभा में मंत्री द्वारा। देखिए अगर हम बात करें फरवरी 2023 तक, तो लोकसभा में मंत्री ने ये बताया है, मिनिस्टर ने, कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अनक्लेम डिपॉजिट जिसकी वैल्यू 35,012 करोड़ रुपए है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र की है, ठीक है। अच्छा, अब अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? ऐसा डिपॉजिट जो सेविंग या जो सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें आपका पड़ा हुआ है और किसी ने उस पर क्लेम नहीं किया है, 10 साल हो गए हैं, कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं आई है, ठीक है, ना ही किसी ने क्लेम किया है हमारा पैसा है निकाले के, तो 10 साल हो गए हैं, तो इस तरह का पैसा अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहलाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा पैसा किसने यहाँ पर दिया है? एसबीआई ने। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट रहा 8,086 करोड़ रुपये का। दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है 5340 करोड़, फिर है केनरा बैंक 4558 करोड़ रुपये। और कितने लोगों का है ये पैसा? लगभग 10.24 करोड़ अकाउंट्स से ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, 10.24 करोड़ अकाउंट से ये 35,012 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। हाँ, करंट अकाउंट,
करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। मेरे दिमाग से निकल रहा था कि ये दूसरा अकाउंट कौन सा था। वट इज़ द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक एंड वीज़ा? एक्सिस बैंक और वीज़ा द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, डिजिटल दुकान। आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जो कि मर्चेंट्स को ये सुविधा देगा कि वो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है अलग अलग डिजिटल मोड से और अपना डे टू डे बिजनेस डिजिटली मैनेज कर सकता है। तो इसका नाम है डिजिटल दुकान। तो जो भी बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट है, डिजिटल पेमेंट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिलिंग, ये सभी इस ऐप से कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात करते हैं। सीईओ अमिताभ चौधरी है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। विच पेमेंट बैंक इज द राजस्थान रॉयल्स ऑफिशियल डिजिटल बैंकिंग पार्टनर फॉर द सीजन 16 ऑफ आईपीएल? आईपीएल के सीजन 16 के लिए कौन सा पेमेंट बैंक राजस्थान रॉयल्स का आधिकारिक डिजिटल बैंकिंग पार्टनर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, फिनो पेमेंट्स बैंक। देखिए, फिनो पेमेंट्स बैंक इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ अपना जो एसोसिएशन है आईपीएल 16 के लिए उसे रिन्यू किया है और फिनो बैंक राजस्थान रॉयल्स का ऑफिशियल डिजिटल बैंकिंग पार्टनर रहेगा। फिनो पेमेंट्स बैंक की बात करते हैं। MT&C और ऋषि गुप्ता है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। व्हाट इज़ द प्रिडिक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी फॉर द करंट फिजिकल यानी कि फिजिकल 2023-24 एज पर द वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 6.3%। देखिए, इंडिया की जो इकोनॉमी है करंट फिजिकल में या फिजिकल 24 में 6.3% रहने वाली है, ऐसा बताया है वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में। साथ ही उन्होंने बताया इंडिया की जो इन्फ्लेशन है ये 6.6% से 5.5% रहेगी करंट फिजिकल में। करंट अकाउंट डिफिसिट फिजिकल 24 में 5.2% रहने की उम्मीद है। इकोनॉमिक सर्वे में आप सभी जानते हैं करंट फिजिकल के लिए 6.5% होता है। करंट फिजिकल यानी कि फिजिकल 24 अब हो चुका है 23-24, जबकि आरबीआई ने प्रोजेक्शन किया है 6.4% का। क्रेसिल ने कहा है कि फिजिकल ईयर 24 में 6% की ग्रोथ रहने वाली है। अच्छा, आपको यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर तैयारी से संबंधित तो आप हमें करंट अफेयर्स फंडा के जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। मैं अमूमन रिप्लाई कर देता हूँ जो एस्पिरेंट जानना चाहते हैं। तो किसी की पर्सनल बात है, कुछ ऐसा पूछना चाहता है तैयारी से संबंधित जो उसको ग्रुप में नहीं करना चाहता, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। कई एस्पिरेंट्स मैसेज करते हैं मुझको पर्सनली, वो भी करके बता सकते हैं मुझको या विकास सर को। Which country has launched the Golden License Investment Scheme to attract large-scale investment projects? बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस निवेश योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बहरीन। देखिए, बहरीन ने यहाँ पर एक काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया है देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। इसका नाम है गोल्डन लाइसेंस स्कीम। तो ये जॉब क्रिएशन से संबंधित है, देश में इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। तो इसके तहत क्या होगा, जो कंपनीज़ हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा यदि वो इन्वेस्ट करती हैं बहरीन में, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ हो या लोकल कंपनीज़ हो। तो इसमें देखिए, कोई ऐसी कंपनी जिसकी इन्वेस्टमेंट 50 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा की हो और 500 से ज़्यादा की जॉब्स वो डेवलप कर सके या कर रहा हो, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेगा। तो उसको एक लाइसेंस बनाकर दे दिया जाएगा। उस लाइसेंस के तहत क्या होगा, उसको गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई जा सकेंगी, मतलब उसको कंपनी को प्राइवेटी सेक्टर पर रखा जाएगा। शर्त यह है कि आपको इन्वेस्ट करना है, लोगों को जॉब देनी है। कई तरह के लाइसेंस होते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंस होती है, परमिशन होते हैं, वो आपको जो है प्राइवेटी सेक्टर पर रखा जाएगा और जल्दी आपका निपटान किया जाएगा, मतलब लाइसेंस वगैरह के जो इश्यूज़ हैं। ठीक है, कोई भी सर्विस है गवर्नमेंट की वो आपको दी जाएगी सबसे पहले। बहरीन की बात करें, कैपिटल मनामा है, करेंसी है बहरीनी दिनार। ऑस्ट्रेलियाई हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2023? ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री 2023 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मैक्स वर्स्टैपन। देखिए, रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपन। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2023 जीत लिया है, जो कि मेलबर्न ग्रां प्री सर्किट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। पिछले महीने हमने भी देखा था कि बहरीन ग्रां प्री 2023 भी इन्होंने ही जीता है।
हु डिड अडानी ग्रुप अपॉइंट एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द हाइफा पोर्ट कंपनी? अडानी समूह ने हाइफा पोर्ट कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है रोन मेल्का। देखिए, अडानी ग्रुप ने भारत में पूर्व इजरायली एनवॉय रोन माल्का को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया है हाइफा पोर्ट कंपनी का। आपको बता दें, ये जो हाइफा पोर्ट कंपनी है इजराइल में, ये एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है और लास्ट ईयर जुलाई में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने इजराइल के गैडोट ग्रुप के साथ मिलकर इसको एक्वायर कर लिया था 1.18 बिलियन यूएस डॉलर में। हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई टू द मून? चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन बनने वाली है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है क्रिस्टिना कोच। क्रिस्टिना कोच। देखिए, नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टिना कोच ये फर्स्ट वुमेन बनने वाली है जो मून पर जो है फ्लाई करेंगी। अब जानते हैं किस प्रोग्राम के तहत है। देखिए, 3 अप्रैल की बात है, नासा ने अपने 4 एस्ट्रोनॉट अनाउंस किए हैं जो कि आर्टेमिस 2 मिशन के लिए चुने गए हैं। तो आर्टेमिस प्रोग्राम है मून से संबंधित नासा का, कनाडा भी शामिल है इसमें। तो इसका 2nd मिशन है, ये पहला ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें क्रिस्टिना कोच है, ये लेडी मेंबर हैं। इनके अलावा कौन कौन है? विक्टर जे क्लोवर, ग्रेगरी रीड वाइसमैन एंड जेरेमी रोजर हैंसन। अब आर्टेमिस 2 ये क्या है? ये 2nd शेड्यूल मिशन है नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का, ठीक है। और नासा के ओरियन स्पेसक्राफ्ट को इसमें यूज़ किया जाएगा। नवंबर 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें, अपोलो 17 जो 1972 में जो मिशन किया गया था, उसके बाद से ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें जो स्पेसक्राफ्ट है ये मून तक ट्रैवल करेगा या फिर लो अर्थ ऑर्बिट के बियॉन्ड ट्रैवल करेगा। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें आपको ये जाननी चाहिए। एक तो इसमें फर्स्ट वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है क्रिस्टिना कोच, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर है इसमें विक्टर जे ग्लोवर। फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर मतलब नॉन वाइट। फर्स्ट नॉन अमेरिकन भी है इसमें जेरेमी हैंसन, ये कनाडा से हैं। तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मिशन में। हु इज़ द 14th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO? फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है सुधा शिव कुमार। देखिए, चेन्नई बेस्ड सुधा शिव कुमार ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की 40th प्रेसिडेंट बन गई हैं। आपको बता दें, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ये ओल्डेस्ट वुमेन लेड एंड वुमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है और ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की का वीमेन विंग है। विच कंपनी हैज़ अपॉइंटेड राजीव कुमार मिश्रा एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? राजीव कुमार मिश्रा को किस कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है PTC इंडिया। देखिए, पावर ट्रेडिंग कंपनी PTC इंडिया, इन्होंने राजीव कुमार मिश्रा को अपना चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। हाल ही में आपको जानना चाहिए, PTC इंडिया ने एनसाइट बेल्जियम के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया है इंडियन पावर मार्केट्स के लिए प्रेडिक्टिव सोल्यूशन डेवलप करने के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है केनिची उमेडा। देखिए, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने केनिची उमेडा इनको अपना न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है और ये सातोशी उचिरा को सक्सीड करेंगे, जिनका टर्म अब कंप्लीट हो चुका है मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड द फर्स्ट डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस? भारत और किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है रोमानिया। देखिए, इंडिया और रोमानिया ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। रोमानिया की ओर से यहाँ के जो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं सिमोना कोजोकारू इन्होंने, और भारत की ओर से जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरामने, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं इस एग्रीमेंट पर। रोमानिया की बात करते हैं तो कैपिटल बुचारेस्ट है और करेंसी है यहाँ की रोमानियन लियो। What is the name of the organization whose members announced voluntary oil production cuts? देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत जानना जरूरी है आपके लिए इस क्वेश्चन का, खास करके इस ऑर्गेनाइजेशन का। उस संगठन का नाम क्या है जिसके सदस्यों ने स्वैच्छिक रूप से तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है ओपेक।
चलिए जानते हैं, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊं, पहले आप ओपेक के बारे में जानिए। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 10 से 14 सितंबर के बीच में 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के तहत क्रिएट किया गया था। किन कंट्रीज़ के द्वारा? 5 कंट्रीज़ रही, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, याद रखिएगा। फिलहाल इस ऑर्गेनाइजेशन में 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं: अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कोंगो, सऊदी अरब, यूएई एंड वेनेजुएला। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में था, पहले 5 साल के लिए, यानी कि 1960 से आगे 5 साल तक। उसके बाद 1965 में इसका हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरी चीज़ आप ये याद रखिएगा। अब आप ये जानिए ये करता क्या है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ओपेक में जो ये देश है ना, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये ऑयल प्रोडक्शन में रीच हैं और ऑयल एक्सपोर्ट करने में भी रीच कंट्रीज़ हैं। आपको बता दें, जो 40% ऑयल प्रोडक्शन है पूरे विश्व का, वो इन कंट्रीज़ द्वारा किया जाता है, 40% प्रोडक्शन। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, पूरा वर्ल्ड कितना प्रतिशत इन पर निर्भर, तो 60% इन पर निर्भर है एक्सपोर्ट के लिए। और ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, इनका ऐसा कहना है कि पूरे विश्व का 80% जो कच्चे तेल के जो भंडार हैं वो हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑयल का जो प्राइस है ना, उसको रेगुलेट करते हैं ताकि स्टेबल बना रहे। सभी आपस में एक मीटिंग करते हैं कि तेल के प्राइस कब, तेल का जो भंडार है, ठीक है, किस तरह से हमें मैनेज करना है, तेल का प्रोडक्शन कब हमें घटाना है, कब हमें बढ़ाना है। ऐसा ना हो कि प्राइस इतने गिर जाएं कि हम लोग घाटे में चले जाएं, ठीक है। तो उस चीज़ को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, जब भी मार्केट में तेल की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो ये लोग क्या करते हैं, तेल प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। अब जब ये तेल प्रोडक्शन को कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से तेल के दाम हाई जाने लगेंगे, है ना, तो स्टेबल हो जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में? अब डिमांड कम हो रही है तो इन्हें तो कुछ करना पड़ेगा ना, डिमांड कम हो रही है तो इनका पैसा कैसे बनेगा? तो ये लोग क्या करते हैं कि मीटिंग बुलाते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो तेल का प्रोडक्शन है वो अब हम घटाएंगे। तो सब कंट्रीज एक साथ तेल का प्रोडक्शन घटाने लग जाती हैं। उससे क्या होगा, फिर से तेल के दाम में बढ़ोतरी होने लग जाती है ना, क्योंकि लोग फिर, क्योंकि कंट्रीज हैं, भारत जैसा देश है, इसको तो तेल चाहिए, है ना। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो देखिए, ओपेक मेंबर्स ने अनाउंस किया है कि हम प्रतिदिन इस साल के अंत तक, मई से लेकर साल के अंत तक, प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल्स पर डे की कटौती करेंगे ऑयल प्रोडक्शन में। ये इन्होंने कहा है, ठीक है, ताकि ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। बस ये लाइन ये जोड़ देते हैं इसमें कि ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। अब आपको समझ में आ गया ओपेक के बारे में। अच्छा, तो ओपेक हो गया, 13 मेंबर्स हैं। ओपेक प्लस भी एक, ये क्या है, नॉन ओपेक मेंबर कंट्रीज़ हैं जो इस ओपेक के इनिशिएटिव्स में वॉलंटरी अपना पार्टिसिपेट करते हैं, और ये लोग भी सप्लाई कट कर देते हैं, ठीक है, हालांकि नॉन ओपेक मेंबर है। अब इसमें कौन कौन है? ओपेक प्लस में आ जाएंगे अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। अब देखिए, मैंने आप इतना जोर क्यों डाला इस ऑर्गेनाइजेशन पर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह की, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यूके SSC फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर पेपर है, 2020 में पूछा गया। क्वेश्चन सबसे ऊपर है, हेडक्वार्टर्स ऑफ ओपेक इज सिचुएटेड एट, कहाँ पर है? वियना में है। यहाँ देखिए, व्हेन वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड, फिर पूछा गया है, मैंने आपको बताया इराक में किया गया था, बगदाद में 1960 में, थर्ड सही है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेक, ये भी DRDO में पूछा गया, है ना। तो कौन नहीं है? यूक्रेन नहीं है। फिर एक ये क्वेश्चन देखिए आप, MPSC में पूछा गया, स्टेट PCS में भी पूछा गया है, मेंस के पेपर में। 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ओपेक आर, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सऊदी अरब, वेनेजुएला, ईरान, इराक, कुवैत, ऑप्शन ए सही है। फिर देखिए आप, उत्तराखंड PSC ने पूछा है, पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2016 में, द मेन इम्फेसिस ऑफ ओपेक इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन सबसे ऊपर है। फिर ऑप्शन लिखे हैं इससे, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ पेट्रोलियम। तो सही आंसर इसका क्या है? बोथ A एंड B। इसलिए मैंने जोर डाला कि ये आप ध्यान से सुन लीजिए क्या चीज़ है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। ये मुझको कहीं एक साथ मिल रहे थे क्वेश्चन, तो मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है, कहीं वो बाद में ऐसा ना कहे कि हमें श्रेय नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट इनके लिए हैं।
तो अगर आपको समझ में आ गया बता देना कमेंट बॉक्स में, और नोट कर लेना ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नेटो? आंसर इज फिनलैंड। अबाउट हाउ मच हैव इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोन फ्रॉम द फाइनेंशियल 2015-16 to 2022-23? आंसर इज 75%. Where did Rahul Gandhi make the remarks that recently led to his criminal defamation conviction by a Surat court? Karnataka scholar. The deadly Marburg virus that has been detected in 2 African countries, Tanzania and Equatorial Guinea, and causes hemorrhagic fevers is transmitted to humans through contact with which animal? Fruit bats. Which country is India's largest trading partner in the ASEAN region? आंसर इज सिंगापुर। और आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर दिया है। कई स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है जो डेली आंसर नहीं करते हैं, फिर भी उन्होंने कंटेंट को सराहा है। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द यूके's इंटीरियर मिनिस्टर? नेम द भूटान किंग हु अराइव्ड इन इंडिया फॉर अ 2-day visit. In which city would you find the Albert Park Formula One racing circuit? Salim Durrani, the former superstar Indian all-rounder, also dabbled in Bollywood. He starred opposite which actress in the film चरित्र in 1973? इनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको मैंने पढ़ाया भी था। The Union Tourism Ministry announced new adventure tourism trails would be launched. Name the trail that would connect Amarkantak in मध्य प्रदेश टू द अरेबियन सी। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।